एग्जाम में पास या फेल, इसके पीछे जहां जितनी इंपॉर्टेंस है मेहनत एंड स्ट्रैटेजीज की, उतनी ही इंपॉर्टेंस है एक इकलौते फैक्टर की, और उस फैक्टर का नाम है राइटिंग स्किल। आपको पूरा नॉलेज है, आपने कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को पढ़ा है, आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर्स भी आता है, आप प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम हो। लेकिन यदि आपकी राइटिंग स्किल पुअर है तो आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं भी हो सकता है, सॉरी टू से। बट यू मस्ट बॉदर अबाउट दिस फैक्ट कि राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात अभी मैं जस्ट और इसमें ध्यान देके इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको एक केस दिखाऊंगा कि एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने कैसा आंसर प्रेजेंट किया। उस आंसर को देख के आपको डेफिनेटली ये अश्योर हो जाएगा कि इस बच्चे को नॉलेज है। परंतु हमारा इंस्टीट्यूट इसको 8 में से 2 नंबर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर पुअर राइटिंग स्किल। यानी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि उस बच्चे को नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। यदि ओरल टेस्ट लेंगे तो पास हो जाएगा, आप उससे काउंटर पूछे वो जवाब देते जाएगा। लेकिन सिंस हमारा एग्जाम रिटन एग्जाम है, इसलिए यहां पे काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, आप अपना बेस्ट आंसर्स लिख के दीजिए। यहां पे यदि आपकी राइटिंग स्किल कम पड़ गई तो आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा। लेट्स इलेबोरेट, इसको आप अच्छे से समझिए। हर स्टूडेंट को ये कॉपी ध्यान से देखनी चाहिए। आपको खुद को फील होगा कि इस बच्चे को नॉलेज है, पढ़िए आप, इसको फील होगा कि इस बच्चे को नॉलेज है। परंतु फिर भी इसको 8 में से 2 मार्क्स मिले हैं, 25%, पासिंग मार्क 40% एंड जनरली 50%, और हम लोग ट्राई करते हैं 60% का। और इस बच्चे को एक आसान से प्रश्न में, जिसका इसको आंसर आता था, उसमें इसको मिला सिर्फ 25% मार्क्स। उस बच्चे से पूछे क्या कमी रह गई, वो खुद बोलेगा कि इसमें जस्ट मेरी राइटिंग स्किल की कमी रह गई। लेट्स कम टू द पॉइंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, पहले अपने प्रश्न पढ़ेंगे फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पढ़ रहा हूं। 2 के बी में क्वेश्चन था कि एग्जामिन वेदर suppliers are eligible for composition scheme under subsection 1 and or subsection 2A of section 10 in the following independent cases। 3 केसेस बोल दिया गया और पूछा जा रहा है क्या उसको कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) या 10(2A) मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, Mr. A, a registered dealer of Rajasthan, is exclusively providing intra-state architect service. It has turnover of 47 lakh in the preceding financial year. क्या इन्हें कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? इस बच्चे का आंसर आप देखिए। A person whose aggregate turnover, 2B पार्ट 1 पढ़ रहा हूं, पार्ट 2 में मत जाइएगा। A person whose aggregate turnover of last year is up to 1.5 crore can opt composition scheme. Supply of service is permitted up to 5 lakh or 10% of aggregate turnover, whichever is higher. Only restaurant service provider can opt composition scheme. यानी इस बच्चे ने सबसे पहले रेलिवेंट लॉ लिख दिया, पूरा का पूरा, ठीक है। सेक्शन लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं होती, तो नहीं लिखा। अब उसके बाद इसने लिखा फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर अप टू 50 लाख कैन ऑप्ट नोटिफिकेशन टू 2019। इन द गिवन केस, अब एक केस ए का आंसर दे रही है कि इन द गिवन केस मिस्टर ए ऑफ राजस्थान providing architect service and it has turnover of rupees 47 lakh in the preceding financial year. Hence Mr. A cannot opt composition scheme, but if he wants then he can opt notification to 2019. Perfect answer। मतलब मैं यदि यहाँ पे एग्जामिनर होता तो मैं इस बच्चे को यदि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में 3 दे देता।
परंतु हमारे इंस्टीट्यूट ने इसे नंबर दिया है सिर्फ 8 नंबर इस पूरे आंसर्स पे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन 2019 पूछ ही नहीं रहा था। इंस्टीट्यूट पूछ रहा था कि क्या इसे 10-1 या 10-2A वाला कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। अब इंस्टीट्यूट में जो एग्जामिनर है यदि उसको नोटिफिकेशन 2019 नहीं पता तो वो कैसे समझे ना, वो बोले क्या बात कर रहा है यार, अपने तो 10-1 और 10-2A की बात कर रहे हैं और ये नोटिफिकेशन 2019 की बात कर रहा है। जो पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है। अरे उसको कौन समझाए मेरे भाई कि नोटिफिकेशन 2019 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A एक ही चीज है। लेकिन ये स्टूडेंट को कौन समझाए कि यार नोटिफिकेशन 2019 की बात क्यों कर रहा है, वो तो सेक्शन 10-2A की बात कर रहा है, तो तुम भी सेक्शन 10-2A लिखना। लेकिन बच्चे ने सेक्शन 10-2A नहीं लिखा, रेदर नोटिफिकेशन 2019 लिख दिया। मतलब प्रश्न के अनुसार अपना आंसर नहीं बनाया, अपने आंसर में दूसरी लैंग्वेज यूज कर दिया जो कि हो सकता है एग्जामिनर को सॉरी टू से नहीं पता। तो एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं दिया, उसको लगा मोटा मोटी आता, उसने 8 नंबर पकड़ा के छोड़ दिया। रियली रियली सैड। 3 नंबर में से 8 नंबर, जबकि इस बच्चे को परफेक्ट नॉलेज है। तो आपको यहां पे क्या क्या सीखने मिला कि यदि वो पूछ रहे 10-1 या 10-2A मिलेगा तो आपको पिन पॉइंट करके आंसर लिखना था ना मेरे भाई कि 10-1 नहीं ले सकता, 10-2A ले सकता है। 10-1 मतलब आप नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ वाली स्कीम वाला कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स, यू आर नॉट सप्लायर ऑफ because you are supplier of service, you are not supplier of goods, and 10-1 is confined to supplier of goods, and इसमें सिर्फ 2 सर्विस आती है, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग। तो सिंस आप रेस्टोरेंट या आउटडोर केटर प्रोवाइडर नहीं हो, आप गुड्स के सप्लायर नहीं हो, आप तो एक आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइडर हो, तो 10-1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, आप 10-2A ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइडर हो और आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख के अंदर था, आपको 6% GST देना है, खत्म। बस बच्ची ने इतनी से मिस्टेक कर दिया, बच्चे ने इतना सा मिस्टेक कर दिया कि उसने नोटिफिकेशन 2019 लिख दिया, जो शायद एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया और इसको 3 में से 1 नंबर बैठा दिए। यहां पे मैं एग्जामिनर से भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके दया करिए बच्चों पे। इस बच्ची को 3 में से 3 मिलना चाहिए था। यू शुड अंडरस्टैंड, इसको पूरा नॉलेज है। इसने 150 लाख लिखा, उसका प्रोविजन लिखा, इसने 650 लाख वाला प्रोविजन लिखा, इसने लिखा या कि रेस्टोरेंट आउटडोर केटरर ही 10-1 ले सकते हैं, सब इसने लिखा, लेकिन सेक्शंस के साथ इसने आंसर्स नहीं दिया। अब वो बच्चे ध्यान से सुन लो जिनको उनके पुराने जमाने के टीचर से बता रहे हैं बेटा सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है। देखो इस बच्ची को सेक्शन 10-1 और 10-2A में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसने अपना याद किया हुआ नोटिफिकेशन 2019 लिख दिया होगा और देखो इसको मार्क्स नहीं है। तो ये बातें अब आप भूल जाओ, वो जमाना चला गया जहां पे सेक्शंस याद किए बिना काम हो जाता। आज की डेट में इंपॉर्टेंट सेक्शन छोड़ो, सब सेक्शंस तक याद करना पड़ रहा है। 10-1 क्या है, 10-2A क्या है, ठीक है। तो आपको इस छोटे से एपिसोड से 2 मैसेज मिले। एक, सेक्शंस इग्नोर करके पढ़ना अब वो जमाना नहीं रहा, यू नीड टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। दूसरी बात कि आपसे जो पूछा जा रहा है उसी तरीके से जवाब दीजिए। क्या 10-1 या 10-2A ले सकता है? आंसर 10-1 नहीं ले सकता, बिकॉज आंसर 10-2A ले सकता है बिकॉज पिन पॉइंट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2B का पार्ट 2। Mrs. B and Sons, a registered dealer, is dealing in intra-state trading of electronic appliance in Jaipur. It has turnover of 130 lakh in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started providing repairing service of electronic appliances. ये पूछ रहे थे 10-1 या 10-2A मिल सकता है? अब देखिए इस बच्चे ने आंसर क्या दिया। इस बच्चे ने यहां पे 10-2 में इसका आंसर दिया है, Mrs. B and Sons is not eligible for composition scheme because it started providing repairing service. अब यहां पे मुझे लगता है इस स्टूडेंट की सरासर गलती है।
इस स्टूडेंट की सरासर गलती है कि इसने सीधा ये लिख दिया कि रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है, इसलिए कंपोजिशन नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पे इसको 2 में 0 नंबर मिलते हैं तो नॉट बैड, ठीक है। इसको आंसर यहाँ पे इलेबोरेट करना चाहिए था, इसने 2 लाइन में सल्टाने की कोशिश कर दी। इन्हें पूरा लिखना चाहिए था कि इन द गिवन केस मिसेस बी एंड सन्स, जो कि एक गुड्स के सप्लायर है, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 130 लाख है, यदि वो रिपेयरिंग सर्विस भी देते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ सर्विस 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा नहीं हो। अच्छा, ऐसा नहीं इस बच्चे को नॉलेज नहीं था, हाँ इस बच्चे को तो नॉलेज था। अरे इसने तो ये बात ऊपर लिखी दी थी, सप्लाई ऑफ सर्विस इज परमिटेड अप टू 5 लाख और 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर। बच्चे को नॉलेज था, लेकिन बच्चा यहाँ पे ट्यूशन के समय इस लाइन को पुट ऑन नहीं किया। यानी यदि ये लाइन ये बच्चा यहां से उठा के 2 के साथ पेश कर देता ना, तो शायद इसको 2 में 8 नंबर तो पक्का मिल जाता, लेकिन बच्चे ने इस लाइन को यहां लिख दिया। अब ये एग्जामिनर है ना, इमोशनलेस है, इसको पता है, बच्चे को आंसर पता है, इसने लाइन का अलाइनमेंट गलत किया है, जो लाइन यहां लिखनी चाहिए थी उसको ऊपर में लिख दिया, लेकिन उसने फिर पिन पॉइंट क्या कर दिया, सीधा लिख दिया नॉट एलिजिबल। ये तो आपने आंसर ही गलत कर दिया। आंसर 2 था कि यदि इसका सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विस 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर के विद इन है, तब तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। लेकिन यदि रिपेयरिंग सर्विस 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर से ज्यादा है, देन ही कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। तो देखो इस बंदे को नॉलेज था ना, आप समझो इस स्टूडेंट को पूरा नॉलेज था ना, लेकिन फिर भी इसको मार्क्स नहीं मिले। क्यों? देख लो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप ये राइटिंग स्किल का जो फ्लो है, आंसर्स का जो फ्लो है, थॉट का जो फ्लो है, आप क्या डे ऑफ एग्जाम के दिन इसको इंप्रूव कर लेंगे? इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डे ऑफ एग्जाम के दिन तो आपका फ्लो सही से रहना ही चाहिए। बच्चा क्या था ना, यहां पे वो सुदिनली लिख रहा था, तो इसलिए पहले 3 पैरा देखेंगे तो आपको लगेगा एकदम फ्लो में बंदा सही लिख रहा है, लेकिन लास्ट में इसको टाइम शॉर्ट लगने लग गया और इसको लगा कि कितना लिखना है, चलो यहां पे सल्टा देते हैं। ये नहीं चलेगा, फ्लो पूरा मेंटेन होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। Mrs. C and Bro, a registered dealer, is providing restaurant service in Maharashtra. It has turnover of 74 lakh in the preceding financial year. It has started providing intra-state interior designing service in the current financial year. तो लास्ट ईयर ये रेस्टोरेंट दे रहे थे, 74 लाख का टर्नओवर था। इस साल इंट्रा स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस दे रहे, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? इन्होंने क्या लिखा, पहले इनका आंसर पढ़ते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, but as because Messrs. C and Bro started providing interior designing service in the current financial year and discontinued rendering restaurant service, hence Messrs. C and Bro is not eligible for composition scheme. Perfect answer. हाँ, लेकिन फिर भी इनको मिला 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, स्कैनिंग में थोड़ी सी इश्यूज है। 8 नंबर, इसको यहाँ पे 8 नंबर मिले हैं 2B1 में, और 2B3 में 8 नंबर यहां मिले। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट द्वारा सर्टिफाइड कॉपी भेजी गई है। क्यों? ये क्वेश्चन तो 3 नंबर का था, इंस्टीट्यूट ने इसे 8 नंबर कहा, क्यों दिए? यहां पे तो इंस्टीट्यूट की गलती है। यहां पे मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट की गलती है कि यार क्या कर रहे हो, इतना क्या पैटर्न के साथ ये आपको आंसर चाहिए? ये क्या एग्जैक्ट पैटर्न जैसा होगा वैसे ही आंसर चाहिए? व्हाट इज दिस यार? माना इस बच्चे को इस आंसर्स को और अच्छा लिखना चाहिए था, मैं आई एग्री, लेकिन आपको भी 3 में से 2 तो देना ही चाहिए था। इस बच्चे का आंसर, यदि आप आंसर की बात करें ना, तो इसका बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है। 3 में 3 दे देना तो मैं बोलता नथिंग रॉन्ग। 3 में 3 दिया, क्या गलत किया? बच्चे ने सब तो पहले ही बता दिया है। 150 लाख की बात ऊपर में बता दी आपको, 50 लाख की बात आपको ऊपर में बता दी, नीचे बोल दिया रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता तो मिल जाता, रेस्टोरेंट तो डिसकंटिन्यू कर दिया, रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा। अब वो बात बाकी में नहीं मिलेगा, मतलब कौन सी सर्विस देने लग गया? इंटीरियर डिजाइनिंग, उसमें नहीं मिलेगा। तो बच्चे ने आंसर तो सही लिख दिया, लेकिन आपने 3 में से 1 क्यों बैठाया? 3 में से 2 तो बनता ही था इसका।
लेकिन इन्होंने आपके आंसर्स को, आप ध्यान दीजिए, आपने जो ऊपर में लिखा ना ये लाइन, ये जनरल लाइन है, जनरल लॉ, इन्होंने यहां पे इसको मतलब इसको कंसिडर ही नहीं किया। ये बोल रहे 3 के नीचे क्या लिखा है ये बताओ। अब 3 के नीचे इनको एग्जैक्टली लिखना था कि इन द गिवन केस लास्ट ईयर टर्नओवर इज 74 lakh, therefore the person is not eligible for section 10(2)(a) because the primary condition of 10(2)(a) that turnover should not exceed 50 lakh. So he is not eligible for, CN Pro is not eligible for 10(2)(a). Now para change whether it is eligible for 10(1) or not. So answer is, since he is a supplier of interior decoration service, whereas 10(1) allows only supplier of goods or restaurant come outdoor catering supplier. Since he is not an eligible supplier, therefore he is, CN Pro is not eligible for composition scheme. मतलब पिन पॉइंट 10(1) क्यों नहीं एलिजिबल है, 10(2)(a) क्यों नहीं एलिजिबल है, ऐसे आंसर आपको लिखना चाहिए था। I understand, but institute you should understand. चेक ऑफ नॉलेज हो रहा है, नॉलेज है, 3 में से 2 नंबर दे दीजिए इस बच्चे को, 3 में से 1 तो बहुत ही ज्यादती है। ठीक है, खैर इंस्टीट्यूट क्या करे क्या नहीं करे ये इंस्टीट्यूट जाने, वो समझ सके तो अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स आप तो समझिए यार, आपको पास होना नितांत आवश्यक है। आप अपने आप को इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में ढालिए, इंस्टीट्यूट आपके फॉर्मेट में शायद ना ढले, उनकी इच्छा, लेकिन आप तो इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में ढलिए ना। पिन पॉइंट आंसर जो पूछ रहा है अकॉर्डिंगली आंसर बनाइए। पूछ क्या रहा था, 10(1) मिलेगा 10(2)(a) मिलेगा, तो आपको यह बताना था 10(1) इसलिए मिलेगा या इसलिए नहीं मिलेगा, 10(2)(a) इसलिए मिलेगा या इसलिए नहीं मिलेगा। मेरी इस बच्चे के साथ, इस स्टूडेंट के साथ पूरी सिंपैथी है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसको सब याद था, इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट, नॉलेज वाइज इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट, परंतु सिर्फ इसका 10(2) में पता नहीं इसको क्या सनत चढ़ी यहाँ पे, जितना शॉर्ट में आंसर लिख के गलत आंसर लिख के आ गया, जबकि इसको नॉलेज था। और 10(3) में भी इन्होंने बहुत शॉर्ट आंसर कर दिया, सॉरी 2B1 में इन्होंने ठीक लिखा, 2B2 में इन्होंने गलत लिख दिया, और 2B3 में इन्होंने बहुत शॉर्ट लिख दिया। हैंडराइटिंग देख लो भाई कितनी मोती जैसे अक्षर है, परंतु हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता भाई साहब, कंटेंट मैटर करता है। इस दर्द को समझ सको ना जो इस बच्चे ने झेला है, यदि वो दर्द आप समझ सको ना तो आप इंप्रूव कर जाओगे। हियर इमोशन विल सपोर्ट योर इंटेलिजेंस। I can feel the pain of the child and that is why I am suggesting you कि प्लीज अपनी राइटिंग स्किल पे वर्कआउट करिए, डेली 15 मिनट और अच्छा लिखने की कोशिश करिए, अपने सीनियर से उसको इवैल्यूएट करवाइए, थोड़े एग्जाम्स दीजिए, आप रिटन एग्जाम्स दीजिए। आप रिटन एग्जाम्स में ये बोल के चले जाते हो कि यार अभी तो तैयारी हुई नहीं है तो एग्जाम्स देके क्या फायदा। अरे भाई साहब 30 नंबर की तैयारी हो गई ना, हाँ 30 नंबर का पेपर अच्छे से करके आओ ना, फिर भले ही आपका एग्जामिनर 30 में से 20 देगा, आपके ये तो इवैल्यूएशन हो जाएगा ना कि मैं 30 में से 20 नंबर ही लाया, मतलब मैं 67% ला सकता हूं, मेरी राइटिंग स्किल ठीक है। आपसे बार बार ये अपील दे तो अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, अभी तो मैं कंप्लीट ही नहीं किया, अभी तो मेरा पढ़ाई नहीं हुई तो एग्जाम्स नहीं दूंगा, तो फिर आप राइटिंग स्किल कब इंप्रूव करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फील। लॉ पढ़ना, पूरा लॉ आता है आपको, सब आता है, लेकिन यदि आपको राइटिंग स्किल नहीं आती तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। चलो हटाओ, सारी नेगेटिव बातें हटाओ, पॉजिटिव नोट एक ही है, पूरा थॉरली पढ़ो, सेक्शंस इग्नोर मत करो, और राइटिंग में टू द पॉइंट जो पूछ रहा है अकॉर्डिंगली आंसर्स देने की कला डेवलप करो। थैंक यू, बाय बाय।